तो हमने फाइनली लास्ट टाइम कौन सा क्वेश्चन किया था? 41 क्वेश्चन है, नेम द मेजर केमिकल कंपाउंड्स। आपको मेजर केमिकल कंपाउंड्स के बारे में, सॉरी मिस्टेक, नेम द मेजर केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि केमिकल रिएक्शन ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। तो मेजर केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले कौन कौन से टाइप ऑफ रिएक्शंस आ सकते हैं जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे? दैट इज अबाउट द कंबेशन, कंबेशन है एक, दूसरा कौन सा है? ऑक्सीडेशन, थर्ड कौन सा है? एडिशन रिएक्शन, एंड द फोर्थ वन इज substitution reaction. Which reaction? Substitution. Okay. What is meant by combustion? Explain giving an example. Combustion is a reaction in which substance is heated in the presence of air or oxygen. During this reaction, carbon present in all allotropic forms undergoes the combustion in air to produce carbon dioxide with the release of heat and light. Carbon when combined with the oxygen converts into CO2. आपको पता है, and it will produce heat as well as light. So carbon plus oxygen give you carbon dioxide plus heat plus light. Almost all carbon compounds also release a large amount of heat and light on burning. Not only carbon, many carbon compounds producing the heat and light on burning. This is one kind of which reaction? बिकॉज कार्बन के अंदर क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एडिंग प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज अ व्हिच रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो इट इज अ वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन लाइक CH4 + 2O2. अगर हम हाइड्रो, देखो कार्बन तो हमें समझ में आ ही गया है, लेकिन हम हाइड्रोकार्बन की बात करें, किसकी बात करें? नाउ लिसन केयरफुली माय वर्ड्स. एनी हाइड्रोकार्बन ऑन कंबेशन will produce carbon dioxide and water. क्या बोला मैंने? Any hydrocarbon on combustion will produce carbon dioxide and water. तो आपको पता चल गया कि भाई CH4 क्या है? हाइड्रोकार्बन, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन ही हो या उसका फंक्शनल ग्रुप वाला कोई कंपाउंड हो, तो उसको अगर मैं कंबेस्ट करूंगा तो वो क्या देगा? कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होकर CO2 बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर क्या बनेगा? H2. H कितने थे? तो 2H2O बनेगा. 2 2 4 हो गया. ओके, कार्बन कितना था? 1, तो एक CO2 बनेगा. आया समझ में? ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, यहाँ पे कितने? 2 2 2, तो 2O2 यूज करना पड़ेगा. आ गया समझ में? प्लस हीट एंड लाइट तो मिलेगी, वो बात अलग है. लाइकवाइज आप दोनों का ज्यादा नहीं हो रहा है क्या? क्या बता रहा था वेद? सोलंकी जी थोड़ा शांत रहिए. CH3 CH2OH which is known as ethanol. When we combust the ethanol, आपने बायोफ्यूल्स के हेडिंग देखे, पेट्रोल पंप के जैसे आपने बायोफ्यूल पंप ऐसा देखा है कहीं लगाया हुआ? यहाँ बायोफ्यूल मिलेगा ऐसा लगाया हुआ देखा है रोड पे? कहीं गए हो लॉन्ग ट्रिप? ओके, ये बायोफ्यूल में इथेनॉल आता है. कौन आता है? इथेनॉल. एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, नो पॉल्यूशन. जनरली व्हेन वी आर बर्न द पेट्रोलियम, खास करके डीजल इंजन में बायोफ्यूल यूज किया जाता है. तो डीजल जो है वो पावर अच्छा देता है, लेकिन साथ में क्या करता है? पॉल्यूशन क्रिएट करता है. पेट्रोल से भी ज्यादा डीजल पेट्रोल पॉल्यूशन फैलाता है. तो उसका ऑप्शंस क्या निकाल के रखा हुआ है? बायोफ्यूल. अभी बायोफ्यूल में से GST हटा दिया गवर्नमेंट ने, तो बायोफ्यूल डीजल के कंपेयर में आधे पैसों में हो गया, सस्ता हो गया. सिंपल सा है, पब्लिक तो वही यूज करेगी जो चिप पड़ेगा. आया समझ में? तो मतलब गवर्नमेंट भी एनकरेज कर रही है कि लेस पॉल्यूशन सोर्स आगे बढ़े, है या ना? ओके, तो इथेनॉल दैट इज CH3 CH2OH. कंबेशन इंजन में यही रिएक्शन होगा. इथेनॉल अगर हम इंजन में कंबेस्ट करवाएंगे तो यही चीज होगी. जो एनर्जी जनरेट होगी हीट एंड लाइट के फॉर्म में, उसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा टू रन द व्हीकल्स. ओके, तो 2 कार्बन है तो 2 CO2 मिलेंगे. हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 और 1 6, तो 3 H2O होगा. ओके, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2 2 4, यहाँ पे कितना है? 3, तो 4 and 3 7. 7 में से एक तो आ ही गया, तो 6 बाकी, 3 2 6.
मैंने बैलेंसिंग भी साथ में सिखाया और किस तरह से सोचना है वो भी सिखा दिया। कार्बन है उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, और हाइड्रोजन है जितने हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड है उसके आधे वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। अगर 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे, यानी 3 2 6 हो जाएगा अल्टीमेटली। बात क्लियर? लास्ट में किसको कैलकुलेट करना है? ऑक्सीजन को, ताकि ट्रायल एंड एरर में दिक्कत ना हो। इज इट क्लियर? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल जनरली गिव द क्लीन फ्लेम। ओके, जैसे मैंने ए आपको डीजल इंजन के लिए बताया वैसे ये पेट्रोल इंजन में यूज होता है। CH4 मीथेन गैस का यूज होता है एज अ CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एक कंपोनेंट है। आया समझ में? और जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर एयर में चली जाती है तो हमें कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा बट फिर भी पॉल्यूशन नहीं फैलाते वो। बात क्लियर? Saturated hydrocarbons will generally give the clean flame, while unsaturated hydrocarbon give you yellow flame. Saturated मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, मतलब अल्केन। ओके, वो आपको एकदम क्लीन फ्लेम देंगे, और आपको पता है कि जितना क्लीन फ्लेम मिलेगा उतना ही वो लेस पॉल्यूटेड होगा। Whereas जिसमें डबल बॉन्ड या कौन से बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, वो आपको कौन सा फ्लेम देंगे? येलो एंड ब्लैक स्मोक जनरेट करेंगे। बात क्लियर? ओके, एक्टिविटी छोड़ते हैं, यहां पे आ जाते हैं सीधा। यहां पे एक क्वेश्चन है, व्हेन डू यू गेट येलो फ्लेम? ओके, तो व्हेन द होल्स ऑफ द बंसन बर्नर आर नॉट ओपन। हम एक बर्नर का स्टडी कर रहे हैं और वो बर्नर में होल्स प्रॉपर ओपन नहीं है, तो आपने देखा होगा कि बर्नर के ऊपर येलो कलर की फ्लेम होगी। कौन सी? ओके, एंड इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर इज नॉट अवेलेबल। वो ओपन नहीं है होल्स, इसका मतलब ऐसा कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एंड हेंस इनकम्प्लीट कंबेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन विल प्रोड्यूस येलो फ्लेम। घर पे अगर हम गांव में जाए तो बायोगैस यूज करते हो, बायोगैस वैसे हमने पढ़ा हुआ है आगे, तो उसका एक कंपोनेंट होता है ब्यूटेन। क्या होता है? वैसे उसमें मीथेन होता है, ब्यूटेन इज द कंपोनेंट ऑफ LPG, है ना? यस और नो? तो दिस इज द थिंग, अगर उसके बर्नर में मानो कि कंप्लीटली होल्स ओपन नहीं है, आधे से ओपन है। कैसे ओपन है? आधे, तो क्या होगा कि वो कंप्लीटली कंबेस्ट नहीं हो पाएगा, एंड दैट्स व्हाई फ्लेम कलर इज ऑफ विच कलर? येलो कलर। ओके, व्हेन डू यू गेट अ ब्लू फ्लेम? तो अगेन बंसर बर्नर जो है उसके होल्स बिल्कुल प्रॉपरली ओपन हो गए तो आपको ब्लू कलर मिलेगा। और आपने दोनों कलर्स देखे होंगे पापड़ सेकते सेकते, है ना? मैंने वही देखे तो आपको वही बताऊंगा ना, बाकी मैंने सब्जी नहीं पकाई, आपने पकाई? ओके, करना चाहिए घर का काम। बाकी पापड़ सबने सेके है ना? रोस्टेड पापड़। हाँ, घर पे जाके पापड़ सेकेंगे, फिर वो चाय पापड़ नहीं, चाय नहीं बनाने का, उसके ऊपर वो क्या डालते हैं, टमेटो ओनियन मसाला पापड़ बनाते। मैगी पापड़ के ऊपर मैगी? ओके, मैगी बनाने के लिए उसने किया, बट फ्लेम पूरी तो तभी दिखती है जब पापड़ सिकते हैं, है ना? चलो, बाकी वो तो बर्तन के नीचे दब जाती है। ओके, तो ब्लू और येलो दोनों कलर देखे हैं, है ना? अब घर पे जाके अच्छे से ट्राई कीजिएगा, जहां पे ब्लू कलर दिख रहा है उसका हॉल एकदम क्लीन होगा, है ना, और ओपन होगा। और जहां पे येलो कलर दिख रहा है वो हॉल्स थोड़ा सा फिल हो गया होगा। कैसे फिल हो जाता है? तो कभी कभी आप वो नहीं, दूध उबालते उबालते स्वाहा हो जाता है आपसे, और फिर मम्मी 2 कान के नीचे देती है, वो वाला जब स्वाहा हुआ ना, तब उसके अंदर वो मिल्क रह गया, मिल्क पार्टिकल्स रह गए, खाने रह गया, डस्ट पार्टिकल्स को चिपक जाते। इसलिए बर्नर को क्या करना चाहिए? रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। आप देखोगे ना तो वो ऊपर से निकलता है, ऐसे वो पिन लगा लगा के उसको क्लीन रखना। बाकी आपको बताया मैंने कैसे फ्यूल को सेव करना है, बाकी सब आपके हाथ में है। ओके, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। इट्स अ वेरी इजी, बट बना नहीं सकोगे खुद। Coal and petroleum have been formed from biomass which has been subjected to various biological and geological processes. Coal is the remains of trees, ferns and other plants that lived millions of years ago. जो सालों पहले जिंदा थे, वो पोर हो गए, अर्थ पृष्ठ के अंदर दब गए,
ओके, और फिर उसमें से जो बायोमास रेडी हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, कोल। इसलिए अर्थ क्रस्ट में से डिगिंग एक्टिविटी करके हम माइनिंग करके क्या निकालते हैं, कोल निकालते हैं ना। वो सबने केजीएफ देखा, उसमें सबको कोलसे की खाने दिख गए, है ना। हाँ, देखा, गोल्ड मिलता है पता है उसमें से, जिसका जैसा नसीब, बट काला होना पड़ता है उसके लिए। बहुत जबरदस्त मजदूरी थी पहले माइनिंग में, और लोग काफी लोग माइनिंग में जुड़े हुए थे। अभी तो क्या है, बॉम्ब वगैरह आ गए तब करके निकाल लेते हैं। अब बॉम्ब वगैरह, पहले केजीएफ फिर बॉम्ब वगैरह वाला टेक्नोलॉजी, सलमान खान वाला मूवी भारत। हाँ हाँ, देखा, मूवी तो एक के एक देखे हुए होते हैं बस, मतलब एक एक चैप्टर नहीं पढ़ा जाता, बट एक एक मूवी देखा जाता है। मतलब 10th में आने से पहले आ गया था इसलिए देख लिया था। 10th में आने से पहले 10th की बुकें छपी हुई थी। सालों से छपा हुआ है, बट किसी ने पढ़ने का ट्राई नहीं किया। ओके, तो डाउट था तुम्हें। चल कोई बात नहीं, बट देखा, दिस इज द थिंग, दिस इज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। आप होते हो, मैं होता हूँ, सब यही होता है। बट ठीक है, जो जितना समझ गया उतना उसने गेन किया, है ना। प्लीज, अभी आप है ना अपने हॉबी को प्रोफेशन नहीं बना सकते। अब हम ऐसी एज में चले गए हैं कि हमारी हॉबी प्रोफेशन नहीं बन सकते। मतलब नाउ आप अभी सोचो कि भाई मैं अब से क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दूंगा, उसमें करियर बनाऊंगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, पर फिर भी एक डिफिकल्टी है। अब जिसमें आपने 18 ईयर्स दिए है, क्या उस एक्सपीरियंस को जीरो करके आपको फील्ड पे स्विच करनी है, क्या उसको आगे बढ़ना है? तो वही आपके पास दो रास्ते, और मुझे लग रहा है कि उसमें क्लियर रास्ता यही है कि उसी में आगे बढ़े जिसमें हमने 16 to 18 ईयर्स दिए। सीनियर के जी जूनियर के जी से पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते 10th में आ गए, 16 साल आपने अपने लाइफ के किस में दिए, तुम भी कुछ उखाड़ नहीं पाए। पहले तो आता क्या था, पहले पढ़ना ही क्या आता था। आप सोचो, 8th स्टैंडर्ड का रिजल्ट मुझे कोई बोलता है 80% है, मैं उनको डिनाइड कर लेता हूँ, बोलो इसको ये सब फर्जी है। 9th में जो रिजल्ट आए वही तुम्हारा रिजल्ट। तेरे आए थे, मैं बोल रहा हूँ सबके। बाकी सबके पेरेंट्स मुझे यही बोलते हैं कि 8 में तो मस्त लाता था, 7th में तो मस्त आता था, फिर 9th में क्या हुआ, फिर 9th में जो पढ़ना चालू हुआ वो तो 9th से हुआ, 8 तक तो वही था बेटा, क्लास में ये करवा दिया है। 10 क्वेश्चन है, आज भी मेरे साथ पंगा होता है। 6, 7, 8 बैचेस में कर रहा हूँ ना, तो पेरेंट्स बोलते हैं मुझे कि सर आप तो कितना सारा क्वेश्चन करवाते हो, स्कूल में से तो 10 करवाए। मैं बोला 10 करवा दो, है ना। तो ये सब आप फिल करके आए हो, और उसी में से एग्जाम आता था, तो सबके मार्क्स आएंगे। और वो आते कि क्या आता था, फिलिंग द ब्लैंक, ए, ऑन, द, बड़े बड़े से तो आप ऑलवेज भागते हो, जब भी बड़ा क्वेश्चन देख जाते हो आपको तो अटैक आ जाता है। सो लिसन केयरफुली, एम ऑफ द स्टोरी या मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि दैट जर्नी जस्ट बिगेन। अभी 10th के मार्क्स पे देखो, पहले एक प्यून होती थी ना गवर्नमेंट में, प्यून की नौकरी, उसमें 10th की डिग्री लगती थी। हाँ, गवर्नमेंट में प्यून की नौकरी चाहिए तो 10th पास चाहिए, ऐसा कुछ सालों पहले था। आप बिलीव नहीं करोगे, काफी सारे इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चे, इंजीनियरिंग में सारे इंजीनियर्स नहीं, अच्छा खासा मार्क्स लाया होगा वो हाई कोर्ट के प्यून की एग्जामिनेशन नहीं देगा, मैं सही से बता रहा हूँ। बट मैंने ये देखा हुआ है कि जिनके बिलो एवरेज पढ़ते जाते हैं, जब समझते नहीं है, इंजीनियरिंग में जाते हैं, जब पास होते हैं समझते नहीं है, फिर उनको जॉब तो चाहिए, तो वो क्या कर लेते हैं, अब इंजीनियरिंग में पढ़ा तो कुछ तो भेजे में गया होगा ना, तो वो क्या करते हैं, हाई कोर्ट के प्यून की एग्जामिनेशन दे देते और आराम से जॉब करते। फिर गवर्नमेंट प्यून की जॉब अच्छी होती। तो आज सोचो, 10th पास वाले, मानो कि 10 लोग 10th पास वाले, वो सोचते हैं कि हम 10th पास से प्यून की नौकरी मिल जाए, उनका तो वैलिड है कि नहीं, उन्होंने आगे एजुकेशन ही नहीं लिया, लेकिन उनकी कंपटीशन में कौन आ गया। अब बेचारा सोचो 10th पास वाला क्या करेगा। डेफिनेटली ना, इंजीनियर तो पास कर ही लेगा ना, और करते हैं, कांस्टेबल की नौकरी ले लेते हैं इंजीनियर गवर्नमेंट। हाँ, इंजीनियर डिग्री मतलब वाइज है,
मार्क वाइज इंजीनियर नहीं बने। मार्क वाइज इंजीनियर बनते तो ऐसा काम नहीं करते, ना करने की नौबत आती। पेशेंस रखा होगा पढ़ने में, अच्छे मार्क्स लाए होते तो अच्छी पोस्ट पे होते। बट जो काम नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, गवर्नमेंट ने ऐसी बनाई हुई है चीजें कि आप रुकोगे नहीं। आप 10th के बाद 11th में आ जाओगे, 11th के बाद 12th में आ जाओगे, 12th के बाद कॉलेज भी आ जाएगी, कॉलेज भी खत्म हो जाएगी, कॉलेज ना खत्म हो तो उसके भी रास्ते हो गए हजार। फर्जी सर्टिफिकेट भी लोग बना देते हैं, बट क्या उससे क्या मिलेगा? समझ में आया? इसीलिए पढ़ना है। हाँ, आगे बाकी कंपटीशन बहुत टफ है। तो कोल बात समझ में आई भाई? ओके, these were crushed into earth, and perhaps the earthquake, volcano eruptions, they were passed down by the layers of earth and rock and slowly decayed into, ये जो पूरा बायोमास था प्लांट्स का, वो धीरे धीरे डिके होते होते किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोल। Oil and gas are remains of millions of tiny plants and animals that lived in a sea. When they died, their bodies sank to the seabed and were converted by silt. My mistake. Covered by silt. Okay, वापस एक बार, जो ऑयल, नेचुरल ऑयल एंड नेचुरल गैसेस होते हैं, पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम ऑयल्स की बात करते हैं हम जनरली, so they remain millions of tiny plants and animals that lived in a millions of years ago आएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी था। ओके, सालों पहले जो छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स जो सी के अंदर जिंदा थे, उनकी भी डेथ हो जाने के बाद वो सी बेड के अंदर क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं, दब जाते हैं। ओके, व्हेन दे डाइड देयर बॉडीज आर sank to the seabed and were covered by silt. Bacteria attacked on these dead remains and turning them into under the very high pressure. अभी गए हो गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल के सामने? तो अगर आप वहां से एलिफेंटा केव की ओर निकलोगे, एलिफेंटा केव की ओर, तो आपको रास्ते में बड़े बड़े स्टीमर ऐसे खड़े खड़े दिखेंगे। स्टीमर यानी जहाज बोल लो, बड़े बड़े, है ना? वहां पे कोई पैसेंजर वगैरह नहीं होगा, लेकिन वो खड़ा होगा, वो बोरवेल कर रहा है सी बेड को। ऑयल, गैस सब सी बेड से निकलता है। आया समझ में? है या ना? देखना आप वहां पे पाइप्स कनेक्शन वगैरह होगा। सो दिस ऑयल एंड गैस सिप्ड इनटू द पोर्स पार्ट्स ऑफ द रॉक एंड गॉट ट्रैप्ड इन इट। पहले जनरेट होगा, फिर जो सी बेड के नीचे रॉक होगी ना, उसके अंदर बीच में फंस जाएगा और वहां पे क्या होगा? स्टोर। फिर हम उसको डिगिंग करके, बोरविलिंग करके वापस निकाल लेते हैं। ऑयल एंड गैस वेर फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस से क्या बनता है? ऑयल एंड गैस। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? अ प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज नोन एज, एंड सब्सटेंस व्हिच आर कैपेबल एडिंग द ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस आर नोन एज, जो दूसरे में ऑक्सीजन ऐड करवा सकते हैं उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। आया समझ में? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एक्सप्लेन करना है। कार्बन कंपाउंड्स कैन easily be oxidized, okay, and combustion is also example of, yes, vigorous oxidation। vigorous मतलब जिसमें काफी ज्यादा एनर्जी लिबरेट हो। आया समझ में? ओके, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू, इथेनॉल 2 कार्बन वाला, सॉरी इथेनॉल का क्या गया, इथेनॉल 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, वो ऑक्सीडाइज होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? देखो मैं आज आपको एक गुरु मंत्र सिखा देता हूं, 12th तक याद रखना। आप अमित मंत्र भी नाम दे सकते हो। चलो, ए कार्बन का बॉन्ड बाकी ऐसा बता रहा है, यहाँ पे आगे कुछ भी लंबी चेन हो कोई मतलब नहीं है, आपको एक फंक्शनल ग्रुप दिखना चाहिए, सिर्फ OH नहीं। अगर CH2OH को आप ऑक्सीडाइज करते हो तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, CHO, और अगर उसको ऑक्सीडाइज करते हो तो वो COOH में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आया समझ में? कैसे हुआ होगा ये? तो देखो, एक कार्बन था, उसके साथ कितने हाइड्रोजन थे? मैंने अप एंड डाउन 2 हाइड्रोजन लिख लिए। ये ऑक्सीजन था और ये हाइड्रोजन था, बराबर है। CH2OH को मैंने ऐसे लिखा, यहां से H और यहां से H कैंसल निकल जाएगा और ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो C डबल बॉन्ड OH आ गया CHO। हाइड्रोजन रिमूवल प्रोसेस कंसिडर एज ऑक्सीडेशन।
H2 निकला मतलब ऑक्सीडेशन। अब ये जो है वो इस तरह का है, C डबल बॉन्ड O और H जो यहाँ पे मिला था, ऊपर लिखो या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके साथ क्या होगा, तो के नहीं वो तो है ही है C डबल बॉन्ड O, ये जो H है उसके साथ ऑक्सीजन ऐड होगा बीच में, तो दैट बॉन्ड विद द कार्बन, दैट बॉन्ड विद द हाइड्रोजन, तो C डबल बॉन्ड O OH क्या रेडी हुआ, तो ऑक्सीजन एडिंग प्रोसेस मतलब ऑक्सीडेशन। तो याद रह गया अब आपको, CH2OH का ऑक्सीडेशन CHO, CHO का ऑक्सीडेशन C डबल H, है ना। मजा लेना है जिनके ब्रदर एंड सिस्टर 12th में है, गुरु मंत्र बोल, ऐसा पूछना है अंजलि, है ना, उसको भी रेडी हो जाएगा, तुम्हें भी रेडी हो जाएगा, बराबर। नहीं है तो अपने फ्रेंड्स ढूंढ के एक गुरु मंत्र बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th में, बहुत सारे चैप्टर में आता है। क्लियर, तो इसलिए तो लिखा है अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पे लिखा है अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ले लो, ए भी याद रखो आप, पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ओके, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, शायद मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी बताया होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ते पढ़ते। बाकी याद रखो ये दोनों कौन से एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन से एजेंट है, मतलब कि अगर CH2OH के साथ पड़े रहेंगे तो उसको ऑक्सीडाइज करके फाइनली किस में कन्वर्ट कर लेंगे, नॉट ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग है इसीलिए वो बीच में भी नहीं रुकेगा, सीधा लास्ट में ले। बात क्लियर, कंफर्म, ओके। यहाँ पे एरो बड़ा वाला आना चाहिए, लाइक दिस, CH3 CH2OH अल्कलाइन KMNO4 लिया, या क्या आएगा हिट, और एसिडिक K2Cr2O7 लिया, या क्या आएगा हिट। तो देखो मैंने क्या बोला था, सिर्फ तुम्हें इस CH2OH को क्या कर देना है, आगे एज इट इज, देखो सर्कल के बाहर क्या था, वही का वही रहेगा, उसमें तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसमें ए वाला जो है ना वो बन जाएगा तुम्हारा COOH, उसके आगे क्या है, बात क्लियर। तो सिर्फ CH2OH को किसमें लिख देना है, COOH। देखो आया, मैंने जो लिख दिया ऊपर वही नीचे है ना, प्रोपेनॉल टू प्रोपियोनोइक एसिड। क्लियर हुआ, अब बोलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना इजी है, आपको एक इक्वेशन आए तो दूसरा आ ही जाए, बराबर, दो ही लिखने हैं, फिर जानबूझ के लंबा करके पेज में नहीं लिखते रहना है। सर ये तो मजा आ रहा है, एक और कार्बन ऐड करूं, सर एक काम करता हूं, मैं मेरे सर को इंप्रेस कर देता हूं, सिर्फ CH2OH को क्या करेंगे, ओके COOH करेंगे, और ये वाला वो एज इट इज रहेगा। क्लियर, ओके। टू स्टडी द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विथ अल्कलाइन KMNO4, वैसे हमें ये सब नहीं करना है, यहाँ पे आ जाते हैं। Does the color of potassium permanganate persist when added initially? तो KMNO4 is added to the alcohol, color of KMNO4 going to be, because वो KMNO4 अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करने वाला है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, because it is oxidized ethanol to which acid, and itself reduce what, ऑक्सीजन, मतलब वो ऑक्सीजन रिमूव करेगा तब तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, आया समझ में। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज बेयर्स टेस्ट, ओके। अल्कोहल का एसिटिक एसिड में कन्वर्जेंस अल्कोहल के प्रेजेंस के लिए किया जाता है, तो इसको कौन सा टेस्ट बोलते हैं, बेयर्स। Why does color of potassium permanganate not disappear when excess is added? ज्यादा ऐड करते हो तो क्यों नहीं डिसअपियर होता, तो when it is added more, when added more it required then some of KMNO4 remains unused and hence color does not, थोड़ा ही यूज होगा, बाकी सारा पड़ा रहेगा, ये पड़ा रहा है उसका कलर दिख रहा है, इसलिए कलर डिसअपियर नहीं हो रहा है। What is catalyst? Give the example. Catalyst is the substance which is in the presence of which reaction proceed with higher rate, मतलब कि जल्दी से हो जाएगा, आया समझ में, आया ना, बट itself remain, कैटालिस्ट रिएक्शन में पार्ट लेता नहीं, बात क्लियर। ऐसा मैं अभी आपको बोलूंगा, फिर 11th में आओगे 12th में आओगे तो मैं बोलूंगा कैटालिस्ट रिएक्शन में पार्ट लेता है,
ओके वैसे इन लोगों ने भी क्लियरली लिखा है कि पार्ट लेता है, ऐसा नहीं लिखा है, इट रिमेन, मतलब अगर वो पार्ट्स लेगा भी सही तो आफ्टर द रिएक्शन इट विल कम बैक एंड दैट्स व्हाई वो कैसा रहेगा, अनअफेक्टेड, उसमें कोई चेंज आएगा। निकल, पैडमियम, पैलेडियम, आयन, अलग अलग टाइप के कैटालिस्ट हम यूज करते हैं। बात क्लियर। एडिशन रिएक्शन, नाम सजेस्ट, नाम ही बता रहा है एडिशन करना है, मतलब ऐड करना है, क्या करना है, ओके। द रिएक्शन इन विच अनदर मॉलिक्यूल इज to organic compound to form a new organic compound is called addition reaction. A reaction in which two reactants are combined to form single product, also called, पढ़ा था हमने, कम्बिनेशन बोला था, हमने उसको कम्बिनेशन बोला था, और यहाँ पे क्या है, एडिशन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सच एज पैलेडियम, निकल टू फॉर्म व्हाट, सैचुरेटेड है, तो डबल बॉन्ड है, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो उसमें ही एडिशन हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो सिंपल सा है, इसको अगर मैं सिंगल बॉन्ड बना दूं तो इस कार्बन के 3 ही बॉन्ड हुए, इस कार्बन के 3 ही बॉन्ड हुए, तो इसको एक की जरूरत है, इसको भी जो जरूरत है उसमें हमने क्या ऐड किया, देखो 2 आर तो थे ही थे, ये 2 आर तो थे ही थे, क्या ऐड किया, H2 ऐड किया, आया समझ में। और अब सिंगल बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब अल्कीन कन्वर्ट्स इनटू, अगर मैं ऐसा लिखता तो क्या होता, पहले तो सिंगल बॉन्ड होता, आया ना, फिर कितने बॉन्ड बाकी रहते, तो यहाँ पे कितने H2 चाहिए, तो देखा, व्हेन यू ब्रेक 1 बॉन्ड यू रिक्वायर 2H, व्हेन यू ब्रेक 2 बॉन्ड 4H, आया समझ में। ओके वापस एक बार, व्हेन यू ब्रेक 1 बॉन्ड यू रिक्वायर, व्हेन यू ब्रेक 2 बॉन्ड 4 हाइड्रोजन, एक के 2 चाहिए, 2 में कितने चाहिए, बात क्लियर। बॉन्ड ब्रेक करने की बात है, बॉन्ड कितने प्रेजेंट है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्लियर हुआ। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन अ हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग द निकल, वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल्स ऑयल, जैसे कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जो ऑयल बनाने में काम आते हैं, लाइक ग्राउंड नट, यस और नो, ओके। तो फिर कौन सा होता है ऑयल में, सोयाबीन, है ना, तो इस वेजिटेबल ऑयल्स को हम किस में कन्वर्ट करने वाले, ओके, हाइड्रोजिनेशन करने वाले, उसका क्या करने वाले, मतलब ऑयल जो है वो अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, ये 2-5 कार्बन नहीं है, लंबी चेन है उस, और वो अनसेचुरेटेड है, तो उसको सैचुरेट करवाने के लिए उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम लाइक मेटल, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ, एंड डू यू नो आफ्टर द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल क्या मिलेगा, वो शादी में खाते हैं, सही है, तुम्हारी भावना समझ गया मैं। दालदा घी, उसको वेजिटेबल घी बोलते हैं, वेजिटेबल ऑयल कन्वर्ट इनटू वेजिटेबल घी बाय हाइड्रोजिनेशन, ओके। वेजिटेबल ऑयल possesses long unsaturated carbon chain, मैंने बताया, while animal fat possesses saturated carbon chain and hence vegetable oils are, ओके, और हम खाते भी है ना, ऑयल्स खाते हैं कि नहीं, वेजिटेबल ऑयल्स घर में होता है कि नहीं फ्राई करने के लिए, ओके। एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर सेड, चर्बी, एनिमल फैट्स कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, और इसीलिए वो हार्मफुल फॉर हेल्थ रहते हैं, इसलिए हम ऑयल में अनसैचुरेटेड एसिड लेते हैं, फिर बॉडी में हाइड्रेशन होगा, सैचुरेटेड बन जाएगा, एक्सट्रैक्शन के तौर पे निकल जाएगा, बात क्लियर, बोलो को डाउट। और इसीलिए अगर वेजिटेबल ऑयल जिसको सैचुरेट करके वेजिटेबल घी बना दिया है, मतलब वो एनिमल फैट हो गया, एनिमल फैट्स नहीं सॉरी वेजिटेबल फैट्स हो गया, ओके, फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, खाते हैं तो बोलते हैं ना कि दालदा घी उतना अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, बोलो कोई डाउट, कंफर्म, ओके। आज याद तक रखते हैं, बाकी की बातें कल करेंगे, ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।